दोस्तों, आए दिन हर रोज़ मैं आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित जो किस्से और कहानियाँ सुनाता हूँ उसमें मैक्सिमम प्रेम प्रसंग को ही लेकर के होता है। पर आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ ये उन सबसे बिल्कुल अलग है, क्योंकि आज की कहानी में खुद पुलिस वाला ही अपनी वर्दी का दम दिखाकर एक ऐसा कांड कर देता है कि जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। अब जरा सोच करके देखिए कि जिस पुलिस प्रशासन को आम लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, अगर वही पुलिस प्रशासन इस तरह की हरकत करने लगे तो फिर आम जनता किसके पास अपनी मदद के लिए जाएगी। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला गोरखपुर की। गोरखपुर का एक इलाका पड़ता है राम प्रसाद बिस्मिल, और इसी राम प्रसाद बिस्मिल इलाके का रहने वाला डॉक्टर राम शरण दास। डॉक्टर दास जिसकी उम्र है लगभग 65 साल के आसपास। दरअसल डॉक्टर दास जो अपने घर में ही अपना क्लिनिक खोल रखे हैं। बात कर रहा हूँ मैं 16 मई की सुबह सुबह। हर रोज़ की तरह डॉक्टर दास अपने क्लिनिक पर जाते हैं, 4 घंटों तक मरीजों को देखते हैं और लंच के टाइम जब अपने घर के लिए निकलते हैं उनके मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। नंबर को जब देखते हैं वो नंबर उन्हें अनजाना सा लगता है, इसीलिए डॉक्टर दास फ़ोन नहीं उठाते हैं। पर जैसे ही थोड़ी देर का समय गुजरता है फिर से उसी नंबर से दोबारा फ़ोन आता है। पर जब दोबारा फ़ोन आता है डॉक्टर दास फ़ोन उठा लेते हैं। पर जैसे ही फ़ोन उठाते हैं उधर से फ़ोन करने वाला व्यक्ति काफ़ी कड़क आवाज़ में कहता है कि क्या मैं डॉक्टर राम शरण दास से बात कर रहा हूँ। जैसे इस तरह की बात कहता है डॉक्टर दास कहते हैं कि जी मैं बोल रहा हूँ, बोलिए क्या बात है। इस पे फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि दरअसल मैं ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी से चौकी इंचार्ज शिव प्रकाश सिंह बोल रहा हूँ। दरअसल आपके नाम पर एक महिला ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया है जिसका नाम है ज्योति सिंह। आप शाम के करीब 6 बजे के आसपास पुलिस चौकी पे पहुंच जाइएगा। और बस इतनी सी बात कहने के बाद फ़ोन कट कर देता है। पर जैसी इस तरह की बातें कहता है ये सुन करके डॉक्टर दास के चेहरे पे पसीने आना शुरू हो जाता है। डॉक्टर दास अपने दिमाग पे जोर डाल करके सोचने लगता है कि आखिरकार वो कौन सी महिला है जिसने उनके ऊपर इस तरह का मुकदमा दायर किया है। डॉक्टर दास को लगता है कि शायद किसी ने मजाक किया है, यही सोचकर घर पे चले जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे शाम होनी शुरू हो जाती है आखिरकार डॉक्टर दास के अंदर बेचैनियाँ बढ़नी शुरू हो जाती है। और फिर सच्चाई पता लगाने के लिए शाम के करीब 6 बजे के आसपास डॉक्टर दास अपने ड्राइवर को लेकर पुलिस चौकी में पहुंच जाते हैं। पर डॉक्टर दास जब पुलिस चौकी पे पहुंचते हैं तो आखिरकार वहां पे चौकी इंचार्ज शिव प्रकाश सिंह से मुलाकात होती है। शिव प्रकाश सिंह डॉक्टर दास को लेकर एक कमरे में जाता है और फिर उन्हें एक फाइल से लेटर निकाल करके देता है। डॉक्टर दास जब उस लेटर को पढ़ते हैं तो उस पर लिखा था कि मेरा नाम ज्योति सिंह है। दरअसल 6 मार्च को मैं डॉक्टर दास से अपने आप को शाम के वक्त दिखाने के लिए गई थी। उनके पास आखिरी मरीज मैं ही थी। डॉक्टर दास मुझे चेक करने के बाद बोले कि तुम्हें काफ़ी लेट हो गया है, तुम घर कैसे जाओगी, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसके बाद से डॉक्टर दास मुझे छोड़ने के बहाने एक सुनसान जगह पर लेकर के गए और एक बगीचे में मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। जब मैं चीखने चिल्लाने की कोशिश की वो मुझे जान से मारने की भी धमकी दिए और फिर कुछ पैसे देकर मुझे वहाँ से भगा दिए। डॉक्टर दास जब इस लेटर को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उनके चेहरे पर परेशानियाँ साफ नजर आने लगती है। चौकी इंचार्ज शिव प्रकाश सिंह उनके हाथ से लेटर लेते हुए कहता है कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि जब इस तरह का आरोप बड़े लोगों के ऊपर लगता है उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती है। आज से पहले न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद भी हो चुकी है। पर आप घबराइए मत, मुझसे जितना भी हो सकेगा मैं आपके लिए मदद करूंगा। उसके बाद से डॉक्टर दास अपने घर पर चले आते हैं। लेकिन डॉक्टर दास जब अपने घर पर पहुँचते हैं चाह करके भी इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बता पाते हैं, क्योंकि डॉक्टर दास को यह भी डर सताने लगता है कि कहीं यह खबर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने पहुंच गया तो फिर उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। आखिरकार काफ़ी सोच विचार करने के बाद इस बारे में अपनी पत्नी से बातचीत करते हैं। डॉक्टर दास की पत्नी को जब मालूम चलता है वो भी अपने पति को समझाते हुए कहती है कि इसका जो भी हो सकता है जल्द से जल्द कोई ना कोई उपाय निकालिए। रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास डॉक्टर दास जब इस मैटर पर अपनी पत्नी से बातचीत कर रहे थे तभी उनके नंबर पे फिर से एक और नंबर से फ़ोन आता है। लेकिन जब उस नंबर को डॉक्टर दास देखते हैं उनके चेहरे पे थोड़ी सी खुशी आ जाती है, क्योंकि फ़ोन करने वाला उनका जानने ही वाला था जिसका नाम है परवीन तिवारी। परवीन जो कि सिटी 1 न्यूज़ का
एक पत्रकार है जिसे डॉक्टर दास अपने बेटे की तरह मानते ही नहीं है, बल्कि उसे प्यार भी करते हैं। परवीन जब फ़ोन करता है, डॉक्टर दास सही से उससे बातचीत नहीं करते हैं, जिसकी वजह से परवीन को भी कहीं ना कहीं शक हो जाता है। परवीन डॉक्टर दास के ऊपर दबाव डालने लगता है कि आखिरकार बात क्या है जो आप सही से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। जब डॉक्टर दास के ऊपर दबाव डालना शुरू करता है, आखिरकार डॉक्टर दास परवीन से सारी सच्चाई बता देते हैं और कहते हैं कि इस मैटर में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि तुम्हारा कई सारे थानों में पुलिस वालों से कांटेक्ट भी है। जब मदद की गुहार मांगते हैं, परवीन भी उन्हें तसल्ली देते हुए कहता है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे जो भी होगा मैं आपके लिए करूँगा। मदद की दिलासा जब देता है, डॉक्टर दास भी थोड़ी सुकून की राहत लेते हैं और उस रात को गहरी नींद में सोते हैं। अगली सुबह जब उठते हैं, हर रोज़ की तरह अपनी क्लिनिक पर जाते हैं, दिन भर अपना काम करते हैं। शाम के वक्त जब घर पे आते हैं, खाना वाना खाने के बाद सो जाते हैं। पर जैसे ही रात्रि का 1 बजता है, अचानक उनके गेट पे बेल बजता है। डॉक्टर दास जब जाकर दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि सामने चौकी इंचार्ज शिव प्रकाश सिंह खड़ा है। शिव प्रकाश को जब देखते हैं, डॉक्टर दास के अंदर गुस्सा भर जाती है, लेकिन चाह करके भी अपना गुस्सा बाहर नहीं निकाल पाते हैं। शिव प्रकाश को अपने घर के अंदर लेकर जाते हैं और दोनों बैठ करके लगभग 2 घंटों तक बातचीत करते हैं। चौकी इंचार्ज शिव प्रकाश डॉक्टर दास को समझाते हुए कहता है कि दरअसल मैंने ज्योति से बातचीत कर लिया है, आप मुझे और ज्योति को 5-5 लाख रुपये दे दीजिए, उसके बाद से मैं इस केस का रफा दफा कर दूंगा। 10 लाख रुपये का जब डिमांड करता है, डॉक्टर दास उससे कहते हैं कि मुझे कल तक का मोहलत चाहिए। उसके बाद से शिव प्रकाश वहाँ से चला जाता है। पर अगली सुबह जब डॉक्टर दास अपने क्लिनिक में बैठते हैं, करीब 1 बजे के आसपास शिव प्रकाश क्लिनिक में पहुँच जाता है और कंपाउंडर से कहता है, जा करके बोल दो डॉक्टर दास से कि शिव प्रकाश आया हुआ है। कंपाउंडर जब जा करके डॉक्टर दास से शिव प्रकाश का नाम बताता है, डॉक्टर दास शिव प्रकाश को अपनी केबिन में बुलाते हैं। दरअसल उस वक्त डॉक्टर दास 8 लाख रुपये का इंतजाम भी कर चुके थे। 8 लाख रुपया शिव प्रकाश को दे देते हैं। पर जब 8 लाख रुपये शिव प्रकाश को देते हैं, साथ ही साथ कहते हैं कि दरअसल मैं उस ज्योति नाम की महिला से मिलना चाहता हूँ और उससे बातचीत करना चाहता हूँ। लेकिन जब इस तरह की शर्त रखते हैं, शिव प्रकाश उनके सवालों का कोई जवाब नहीं देता है और वहाँ से वापस चला आता है। और फिर करीब 2 घंटे के बाद फिर से डॉक्टर दास के नंबर पर फ़ोन करता है और 2 लाख रुपये का डिमांड करने लगता है। साथ ही साथ डॉक्टर दास को धमकी देते हुए कहता है कि अगर 2 लाख रुपये शाम तक नहीं मिला, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। जैसे इस तरह की धमकी देता है, अब डॉक्टर दास भी एकदम से परेशान हो जाते हैं। दरअसल डॉक्टर दास को लगता है कि शायद उनके साथ चीटिंग हो रहा है, इसीलिए शाम के वक्त इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष एसपी गुप्ता से जाकर मुलाकात करते हैं और सारी बात एसपी गुप्ता को बताते हैं। इधर डॉक्टर एसपी गुप्ता को जब मालूम चलता है, उसी वक्त ही डॉक्टर दास को अपने साथ लेकर एसएसपी साहब के पास जाता है, लेकिन बदकिस्मती से एसएसपी साहब से मुलाकात नहीं हो पाती है। वहां से तो दोनों घर चले आते हैं, लेकिन अगले दिन सुबह सुबह डॉक्टर एसपी गुप्ता डॉक्टर दास को अपने साथ लेकर के मुख्यमंत्री योगीनाथ के पियारो द्वारिका तिवारी से गोरखनाथ मंदिर में मुलाकात करते हैं और लिखित में पियारो को एक तहरीर देते हैं। जैसे यह तहरीर इधर द्वारिका तिवारी को मिल जाती है, इस मैटर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत करते हैं। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जैसे ही मालूम चलता है, तुरंत ही गोरखपुर के आईजी जय नारायण सिंह से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि जो भी मामला है 2 दिनों के अंदर मुझे रिपोर्ट चाहिए। इधर आईजी साहब को जैसे ही मालूम चलता है, आईजी साहब भी एकदम से परेशान हो जाते हैं। दरअसल उन्हें काफ़ी हद तक शर्मिंदगी भी महसूस होती है, क्योंकि मामला उन्हीं के डिपार्टमेंट का था। आईजी साहब तुरंत ही इस केस को एसएसपी रोहन प्रमोद को हैंड ओवर कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट चाहिए। जब ये केस एसएसपी रोहन प्रमोद को सौंपा जाता है, एसएसपी रोहन भी अब काफ़ी सीरियस तरीके से इस केस को लेते हैं और इस केस की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले डॉक्टर दास के क्लिनिक पर जाते हैं और जाकर वहां का सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। तो मालूम चलता है कि 17 मई को वाकई में दोपहर के वक्त चौकी इंचार्ज शिव प्रकाश उनके क्लिनिक पर गया हुआ था और उधर से आते हुए भी दिखाई देता है। जैसे ही सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मिल जाती है, उसके बाद से एसएसपी साहब उस लेटर की जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं। लेकिन एसएसपी साहब जब उस लेटर की जांच पड़ताल करते हैं तो मालूम चलता है कि ज्योति सिंह नाम की तो कोई लड़की ही नहीं है। जब इस तरह की सच्चाई सामने आती है, उसके बाद से एसएसपी साहब चौकी इंचार्ज शिव प्रकाश को अपने पास बुलाते हैं और इस मैटर में उससे पूछताछ करते हैं। लेकिन इधर चौकी इंचार्ज शिव प्रकाश सिंह एसएसपी साहब के सामने जब जाता है, उसका पूरा शरीर थरथर कांपने लगता है। एसएसपी साहब शिव प्रकाश को धमकी देते हुए कहते हैं कि जो भी मामला है
मुझे सच बताओ, वरना तुम्हारे लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। एसएसपी साहब जैसी इस तरह की धमकी देते हैं, आखिरकार चौकी इंचार्ज शिव प्रकाश अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन जब इस पूरे वारदात के बारे में एसएसपी साहब को बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है। शिव प्रकाश, जो कि मूल रूप से वाराणसी के सारनाथ का रहने वाला है, शिव प्रकाश के पिता भी पुलिस में थे, लेकिन साल 2011 में ड्यूटी के दौरान ही शिव प्रकाश की पिता की मौत हो जाती है और फिर उनके जगह पे शिव प्रकाश को नौकरी मिल जाती है। शिव प्रकाश बनारसी में ही रह करके अपना ट्रेनिंग लेता है और ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद उसकी पहली ज्वाइनिंग ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी में होती है। शिव प्रकाश जब अपनी ड्यूटी पे आता है, शिव प्रकाश को लगता है कि शायद पुलिस डिपार्टमेंट की जो नौकरी है ये सिर्फ पैसा उगाही का काम करता है। इसीलिए शिव प्रकाश जब अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेता है, अपने इलाके के तमाम व्यापारियों से और गाड़ी चालकों से पैसा वसूली करना शुरू कर देता है। हालांकि इस बीच में शिव प्रकाश को लेकर के कई सारे कंप्लेन भी होती है, लेकिन शिव प्रकाश इतना काफ़ी चालाक होता है कि मीठी मीठी बातें करके वहाँ से निकल जाता है, जिसकी वजह से शिव प्रकाश का हौसला और भी काफ़ी बढ़ जाता है। पर जैसे ही कुछ साल का समय गुजरता है, आखिरकार शिव प्रकाश का मन भर जाता है। एक दिन अपने दोस्त परवीन से बातचीत करता है, जो परवीन सिटी 1 न्यूज़ में रिपोर्टर का काम करता है। दरअसल ये परवीन कुछ साल पहले डॉक्टर दास के पास ही नौकरी करता था, लेकिन कुछ साल नौकरी करने के बाद परवीन नशे की आदी हो जाता है। जब नशे की आदी हो जाता है, लगभग 1 महीने तक बीमार रहता है। इस बात की जानकारी जब डॉक्टर दास को मालूम चलता है, उसका इलाज तो कर देते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसे नौकरी से निकाल देते हैं। नौकरी से निकलने के बाद परवीन सिटी 1 न्यूज़ में रिपोर्टर का काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एरिया के तमाम पुलिस वालों से भी उसकी संगत हो जाती है। इधर चौकी इंचार्ज शिव प्रकाश जब परवीन से मुलाकात करता है, परवीन से कहता है कि यार मैं छोटे मोटे पैसे कमाकर थक चुका हूँ। दरअसल एक ऐसा आदमी का इंतजाम करो जिससे मोटी रकम कमाया जा सके। मोटी रकम कमाने की जब बात कहता है, परवीन भी डॉक्टर दास का नाम ले लेता है। कहता है कि उनसे तुम पैसा कमा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। शिव प्रकाश कहता है उसकी तुम चिंता ना करो। 2 दिन के बाद फिर से परवीन को अपने पास बुलाता है और परवीन से अपने पूरे षड्यंत्र के बारे में बताता है। दरअसल शिव प्रकाश जब ज्योति नाम की लड़की के नाम से लेटर बनाकर डॉक्टर दास को फंसाने की जब बात कहता है, परवीन भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से दोनों मिलकर के ज्योति सिंह नाम की लड़की से एक लेटर बनाते हैं और इसी लेटर को डॉक्टर दास को दिखाकर उसे ब्लैकमेल करते हैं और ब्लैकमेल के तौर पर डॉक्टर दास से 8 लाख रुपये भी ले लेता है। दरअसल इधर परवीन भी शिव प्रकाश को साथ देता है, क्योंकि खुद परवीन ही डॉक्टर दास से बातचीत करता है और अंदर की जो भी बातें होती है शिव प्रकाश को बताते रहता है। वाकई में शिव प्रकाश जब ये पूरी कहानी एसएसपी साहब को बताता है, एसएसपी साहब शिव प्रकाश के ही तहरीर पे परवीन को भी अपनी हिरासत में लेकर आते हैं। एसएसपी साहब जब उन 8 लाख रुपयों के बारे में शिव प्रकाश से पूछते हैं, तो शिव प्रकाश कहता है कि साहब मैं उसमें से 2000 रुपये खर्च कर चुका हूं, बाकी का 7 लाख और 98,000 रुपया एसएसपी साहब को हैंड ओवर कर देता है। उसके बाद से एसएसपी साहब दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज देते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है बीरपाल, जो गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर है सलमान अहमद, जो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर है बाबुल सिकदार तो वैसे असम के रहने वाले हैं, लेकिन बेंगलुरु में रहकर अपनी नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं नेताराम चौधरी, जो गांव भदरूना, जिला संचोर, राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।